Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and today we are going to discuss the peripheral nervous system. ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर हमने मेजरली नर्वस सिस्टम को देखा था और नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स देखे थे। एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और एक था पैरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे मिलता है। मेजरली दो कंपोनेंट्स है इसके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि अगर मैं पैरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो बेसिकली आपकी बॉडी के पैरिफेरी में मिलेगा। इसका काम क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी को कनेक्ट करना, सिंपल। अब देखो, जो पैरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको आप दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक है इसका सेंसरी कंपोनेंट और एक है इसका मोटर कंपोनेंट। सेंसरी कंपोनेंट क्या करेगा भाई? पैरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है? बेसिकली बॉडी की पैरिफेरी को कनेक्ट कर रहा है विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो अब अगर बॉडी के पेरिफेरी से कोई इंफॉर्मेशन लेकर जानी है कहाँ? सीएनएस के पास। सो ये इंफॉर्मेशन इसके सेंसरी कंपोनेंट से जाएगी। अब सीएनएस से कोई इंफॉर्मेशन आपको बॉडी की पेरिफेरी में यानी कि इफेक्टर के पास लेकर जानी है, वो इंफॉर्मेशन जाएगी किसके जरिए? मोटर कंपोनेंट के जरिए। ये हो गया सेंसरी और मोटर। अब देखो, मोटर कंपोनेंट को आप फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ मोटर एक्टिविटीज ऐसी हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं, मोटर एक्टिविटीज जो आपके कंट्रोल में हैं, जिनको आप वॉलंटरी मूवमेंट्स कह सकते हो। कुछ ऐसी मोटर एक्टिविटीज हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दे आर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज या इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। तो वो नर्वस सिस्टम जो आपकी वॉलंटरी मूवमेंट्स को regulate करेगा, that nervous system would be regarded as somatic nervous system, while the nervous system which actually control the involuntary movement, that nervous system would be regarded as autonomic nervous system। देखो, अब फर्दर सोमैटिक की तो इतनी ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं हुई भी। ऑटोनॉमिक को आप फर्दर मेजरली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि भाई ये तीन ग्रुप्स होते हैं। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप तीन ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। तीसरी का आपकी बुक के अंदर इतना जिक्र नहीं होता। एक कंपोनेंट है जिसको आप कहते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। दूसरा कंपोनेंट है जिसे आप सिंपैथेटिक डिवीजन या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हो। और एक तीसरा कंपोनेंट भी होता है, दैट इज इंटैरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये इंटैरिक नर्वस सिस्टम कहाँ मिलता है? बस ये इतना याद रख लो, ये इंटैरिक नर्वस सिस्टम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मिलता है, सिंपल। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो मेजरली आपकी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा होगा। अब सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल समझो। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक शेर आ जाता है। अब आपके पास तीन रास्ते हैं, या तो उससे लड़ जाओ, फाइट कर लो, या भाग जाओ वहां से, फ्लाइट कर लो, या डर के बैठ जाओ। तीन काम में से एक काम कर सकते हो बस आप। इस वक्त जब आपके सामने कोई स्ट्रेस कंडीशन है, आपके सामने शेर आया हुआ है, अब या तो आपने फ्लाइट करनी है या फाइट करनी है, या आपने डर के बैठ जाना है। इस वक्त जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, दैट नर्वस सिस्टम इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स भी कह सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने ये सोचा कि भाई मैं तो भागूंगा, तो अब आपने फ्लाइट रिस्पॉन्स लिया और आप शेर से दूर हो जाते हो। अब जाहिर सी बात है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ था तो बॉडी के कई प्रोसेस जो है वो चेंज हुए थे। अब वापस उसको नॉर्मल कंडीशन पे लेकर आना है, बिल्कुल लेकर आना है। तो कौन सा नर्वस सिस्टम फिर जो है वो काम करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हो। रेस्ट और डाइजेस्ट का मतलब है आमतौर पे जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अपना काम कर रहा होता है। चलो, ये तो हमारी हो गई बात पैराफेरल नर्वस सिस्टम के एक ओवरव्यू की। अब जरा हम डिस्कस करते हैं कि पैराफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। देखो, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में कह रहा है, द पैराफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। आमतौर पे जो हमारे पास पैराफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसके अंदर क्या है? नर्व्स आती हैं। नर्व्स क्या होता है? बंडल ऑफ या कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन द पैराफेरल नर्वस सिस्टम। सो कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो आपके ब्रेन से निकलेंगी, डायरेक्ट ब्रेन से निकलेंगी, और कुछ नर्व्स ऐसी होंगी जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को आप कहोगे क्रेनियल नर्व्स, जबकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को आप कहोगे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, आमतौर पे जो ब्रेन से निकलती है ना नर्व्स, जिन्हें आप क्रेनियल नर्व्स कहते हो, तो ये आमतौर पे अपर बॉडी को इनर्वेट करती है। इनर्वेट का मतलब है अपर बॉडी को सप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, हेड रीजन को सप्लाई करेंगी, नेक रीजन को सप्लाई करेंगी, अपर बॉडी को सप्लाई करेंगी। अच्छा,
जबकि स्पाइनल नर्व्स जो है ना, ये पूरी बॉडी को इनर्वेट कर रही होती हैं। अब सवाल ये होता है कि सर हमारे पास कितनी स्पाइनल नर्व्स हैं और कितनी क्रेनियल नर्व्स हैं। अब अगर मैं क्रेनियल नर्व्स की बात करूं ना, एक बात याद रखना, ये दोनों नर्व्स पेयर्ड फॉर्म में होती हैं। पेयर्ड फॉर्म का मतलब है आपको दो दो मिलेंगी, सही है। अब इसका क्या मतलब है, देखो कहा यह जाता है कि भाई हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितनी है, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हेड है, ब्रेन है, एक इस साइड से निकलेगी एक इस साइड से, तो इस तरीके से 12 पेयर निकलेंगे। और स्पाइनल नर्व्स कितनी है, 31 पेयर। अच्छा, अब इन क्रेनियल नर्व्स की अगर मैं बात करूं तो आपसे कह रहा है मोस्ट ऑफ द क्रेनियल नर्व्स कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अ फ्यू ऑफ द क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी ओनली। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, इन 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में से कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो मिक्स्ड है। मिक्स का मतलब है उसके अंदर सेंसरी कंपोनेंट भी है और मोटर कंपोनेंट भी है। कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सेंसरी हैं। जबकि कुछ नर्व्स ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोटर है। क्रेनियल नर्व्स की बात कर रहा हूं। अब सवाल ये होता है कि सर कौन सी नर्व मिक्स्ड है। मिक्स का मतलब है उसमें सेंसरी कंपोनेंट भी मिल रहा है और मोटर कंपोनेंट भी मिल रहा है। कौन सी नर्व सेंसरी है, सिर्फ और सिर्फ सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए, और कौन सी नर्व मोटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझना, सही है। अच्छा, अब कुछ क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको कुछ क्रेनियल नर्व्स के नाम याद होने चाहिए। तकरीबन हर क्रेनियल नर्व का एक नाम है, लेकिन आपको कुछ नर्व्स के नाम याद होने चाहिए। देखो, हमारी बुक ये कहती है कि इस 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स में से दो क्रेनियल नर्व्स ऐसी हैं जो प्योरली सेंसरी हैं। उसमें से द फर्स्ट क्रेनियल नर्व, जिसे आप क्रेनियल नर्व नंबर 1 कहते हो, इसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व। आमतौर पे ये ऑल्फेक्शन यानी कि स्मेल वगैरह से रिलेटेड है। जबकि क्रेनियल नर्व 2 इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व इनर्वेट्स द आई, सही है। तो मेजरली ये दोनों नर्व्स जो है ना वो सेंसरी हैं। उसके अलावा कौन सी नर्व का नाम याद रखना है, देखो कुछ नर्व्स ऐसी हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। क्रेनियल नर्व नंबर 1, क्रेनियल नर्व नंबर 2, ये तो आपकी बुक जिक्र करती है। उसके अलावा एक और होती है जिसको आप कहते हो क्रेनियल नर्व नंबर 9। ठीक है, इसका नाम याद होना चाहिए। इसका नाम है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। और एक और होती है जिसका नाम है क्रेनियल नर्व नंबर 10। क्रेनियल नर्व नंबर 10 इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, एंड आपको इसका जिक्र कई दफा मिलेगा। सो इट इज द वेगस नर्व। इट इज द वेगस नर्व। ये आपके जीआईटी तक जाती है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट तक जाती है। तो ये इतनी बड़ी नर्व है। ठीक है, तो मेजरली आपको बस ये चीजें याद होनी चाहिए, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपकी बुक क्या कहती है भाई, अब आपकी बुक ये कहती है कि कुछ क्रेनियल नर्व्स ऐसी हैं जो सेंसरी हैं, ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक नर्व। अच्छा, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स है ना, ये हमेशा मिक्स्ड होती है। तमाम की तमाम स्पाइनल नर्व्स कैसी है, मिक्स्ड है। मिक्स का मतलब है सेंसरी कंपोनेंट और मोटर कंपोनेंट एक ही नर्व के अंदर है। यही बात आपसे यहाँ पे कर रहा है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो हमारे पास स्पाइनल नर्व्स है, ये बनती कैसे, स्पाइनल नर्व्स निकलती कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा डिस्कस करना है यहाँ पे। अच्छा, अब जरा सी दिस पिक्चर। ठीक है, सी दिस थिंग। पहले मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि किस तरीके से स्पाइनल नर्व्स बनती है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, अब अगर आप यहाँ पे देखो, सो आपको नजर आ रहा है ये ग्रे मैटर एंड दिस इज वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर का जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम कहते हैं डॉर्सल हॉर्न, और इसको हम कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। अब होता क्या है कि आमतौर पे इस डॉर्सल हॉर्न से सेंसरी एक्सॉन निकलता है, और यहां से निकलने डॉर्सल हॉर्न से निकलने वाला जो सेंसरी एक्सॉन का कलेक्शन है, उसे आप कहते हो डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। ठीक है, क्योंकि जो डॉर्सल साइड होती है ना, यानी कि ये जो डॉर्सल ग्रे मैटर है, ठीक है, डॉर्सल साइड जो होती है ये आमतौर पे सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए होती है। तो यहां से सेंसरी एक्सॉन निकला, इसे आपने क्या कहा, डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। अब ये एक्सॉन आके यहां पे आया, और यहां पे एक गैंग्लिया मौजूद था जिसे आप कहते हो डॉर्सल रूट गैंग्लिया। क्या कहते हो, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। अगर आप देखो तो सेंसरी एक्सॉन का जो सेल बॉडी है वो बाहर मौजूद है। गैंग्लिया क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तो यहाँ पे क्या होंगी, बहुत सारी सेल बॉडीज होंगी। अगर आप गौर से देखो तो ये सेंसरी एक्सॉन निकला, और यहाँ पे आके इसकी क्या मौजूद है, सेल बॉडीज मौजूद है। इतना क्लियर होना चाहिए। यहां से क्या निकली,
सेंसरी सेंसरी कंपोनेंट निकला। अब ये जो आगे वाला आपको नजर आ रहा है ना, दिस इज वेंट्रल हॉर्न, ठीक है। अगर आप इस वेंट्रल हॉर्न को देखो तो यहां से मोटर कंपोनेंट निकला। मोटर कंपोनेंट मतलब मोटर इनर्वेशन। अब यहां से जो मोटर मोटर कंपोनेंट निकला है ना, इसको आप कहते हो वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। क्या कहते हो? वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। इसके अंदर क्या होंगे? मोटर एक्सॉन्स। सवाल ये होता है कि सर यहाँ पे तो गैंग्लिया नहीं है। तो भाई मोटर कंपोनेंट का जो गैंग्लिया होता है ना, वो इसी ग्रे मैटर के अंदर होता है, वेंट्रल ग्रे मैटर के अंदर, वेंट्रल हॉर्न ऑफ द ग्रे मैटर के अंदर। अब हुआ क्या, यहां से आया डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, यहां से आई वेंट्रल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व, ये दोनों मिल गई और क्या बन गई? ये बन गई आपकी स्पाइनल नर्व। अब क्या होता है, स्पाइनल नर्व फर्दर आगे दो डिविजन्स में डिवाइड होती है। एक पीछे की तरफ जाती है डिवीजन, और एक आगे की तरफ जाती है। पीछे की तरफ जाने वाली डिवीजन इज डॉर्सल रैमस, और आगे की तरफ जाने वाली डिवीजन इज वेंट्रल रैमस। ठीक है। अब इसको अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है ना, तो इसको हम यहां डिस्कस कर सकते हैं। देखो, ये देखो, ये रहा आपके पास ग्रे मैटर। दिस इज सेंट्रल कनाल जिसके अंदर सीएसएफ फ्लो कर रहा है। दिस इज डॉर्सल हॉर्न, दिस इज वेंट्रल हॉर्न। डॉर्सल हॉर्न से निकला क्या? डॉर्सल रूट। और वो आके यहाँ पे इसने गैंग्लिया प्रोड्यूस किया, दैट इज डॉर्सल रूट गैंग्लिया। यहां से आया वेंट्रल वेंट्रल रूट, और यहां से आई डॉर्सल रूट। ये मिलके क्या बनाया इन्होंने? स्पाइनल नर्व। फिर स्पाइनल नर्व फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड हो गई। एक पीछे चली गई जिसे आपने डॉर्सल रैमस का, और एक आगे आ गई जिसे आपने वेंट्रल रैमस का। अगर आप देखो तो इसका सेंसरी कंपोनेंट, स्पाइनल नर्व का सेंसरी कंपोनेंट पीछे से निकल रहा है, और मोटर कंपोनेंट आगे से निकल रहा है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एक स्पाइनल नर्व बना रहे हैं। तो स्पाइनल नर्व जितनी भी होती है ना, वो तमाम की तमाम कैसी होती है? मिक्स्ड होती है। अगर गौर करो तो जो हमारी स्पाइनल नर्व है, इसका जो सेंसरी पोर्शन है, इसकी सेल बॉडी बाहर है, जबकि जो मोटर कंपोनेंट है, इसकी सेल बॉडी इसी वेंट्रल हॉर्न के अंदर मौजूद है। तो ये मेजरली आपको पता होनी चाहिए। सवाल ये होता है कि सर स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स हैं, तो कहां से कितनी निकलेंगी? भाई देखो, हम वर्टिब्रीज याद कर लो। सबसे पहले आपको क्या कौन सी वर्टिब्रीज मिलती है? सर्वाइकल वर्टिब्रीज। तो सर्वाइकल वर्टिब्रीज कितनी होती है? 7। लेकिन क्रेनियल नर्व 7, सॉरी स्पाइनल नर्व 7 नहीं होती, बल्कि स्पाइनल नर्व्स होती है 8। तो ये जो क्रेनियल पार्ट से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स है वो है 8। उसके बाद 12 थोराइजिक स्पाइनल नर्व्स होती है, 12 एक तरफ 12 एक तरफ। फिर 5 लंबर होती है, लंबर पोर्शन से निकलती है। 5 सैक्रल पोर्शन से निकलती है, और एक जो है वो कॉक्सीजियल पोर्शन से निकलती है। सही है। तो अगर आप इसे मिलाओगे तो 31 बन जाएंगी, 31 राइट साइड पे, 31 लेफ्ट साइड पे, सिंपल। अच्छा, अब आपकी बुक इस बारे में क्या कहती है? देखो, आपकी बुक इस बारे में ये कहती है कि हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स है, जो द एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन enter the dorsal surface of the spinal cord and from the dorsal root of the spinal nerves, whereas motor axon leave from the ventral surface of the spinal cord and form ventral root। वही बात जो मैंने आपको बताई, वेंट्रल रूट कैसे बन रहा है और डॉर्सल रूट कैसे बन रहा है, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? स्पाइनल नर्व्स। ठीक है। द सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन आर ग्रुप टुगेदर आउटसाइड ईच लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन है, इन्होंने जो अपनी सेल बॉडी है उनको बाहर रखा है। कहाँ रखा है? ये बनाते हैं बेसिकली डॉर्सल रूट गैंग्लिया, वही जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। जबकि जो मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज है ना, वो कहाँ पे मौजूद है? दे आर लोकेटेड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड, और वेंट्रल वेंट्रल रूट गैंग्लिया नाम की आपको कोई चीज वहां पे नहीं मिलती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सो ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए हमारी मोटर सॉरी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब आ जाओ जरा, जो आपका नर्वस सिस्टम का अगेन कंपोनेंट है, जो आपके पैराफेरल नर्वस सिस्टम की डिविजन्स थी, उसके अंदर सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब आपको पता है कि भाई जो हमारे पास दो डिविजन्स थे, एक था मोटर डिवीजन और एक था सेंसरी डिवीजन। सेंसरी डिवीजन को हमने नहीं पढ़ा था। मोटर डिविजन्स को आप फर्दर दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते थे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, जबकि हमारे पास जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक मतलब ऑटो, तो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। सो कह रहा है द सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज ऑफन कंसीडर्ड वॉलंटरी बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू द कॉन्शियस कंट्रोल। कॉन्शियस कंट्रोल के अंदर जो कुछ आप कर रहे हो, सही है। तो बेसिकली ये न्यूरॉन्स किसको स्टिमुलेट करेंगे? स्केलेटल मसल को, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में होते हैं। सो दे
muscles of the body to contact in response to conscious command and part of the reflexes that do not require conscious control. देखो बेसिकली सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपको इनोवेट करता है किसको, स्केलेटल मसल को, जो बेसिकली आपके कॉन्शियस रिस्पॉन्ड पे रिस्पॉन्ड करते हैं. सो वॉलंटरी कंपोनेंट हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम. अब आ जाओ जरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे. ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम है. बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो आपकी बॉडी की इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा. अब कैसे? स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करेगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, कार्डियक मसल्स को कंट्रोल करेगा जो अल्टीमेटली आपके कंट्रोल में नहीं है. इसके अलावा जीआईटी के जितने ऑर्गन्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी डाइजेशन खुद तेज हो या कम ज्यादा नहीं कर सकते. इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को, जो कि आमतौर पर इनवॉलंटरी होते हैं. सही है. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आप दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो. मैंने आपको बताया तीन होते हैं, वैसे मेजर दो होते हैं. एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, इसको जरा समझना एक छोटी सी एग्जाम्पल से. और वो एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ जाता है शेर. ठीक है. अब आपके पास अगेन तीन ही रास्ते हैं, फ्लाइट, फाइट और फ्राइट. भाग जाओ, लड़ जाओ, डर के बैठ जाओ. सही, ताकि शेर आपको खा जाए डरने पर. तो बेसिकली अब क्योंकि आप एकदम स्ट्रेस कंडीशन में आए हो, तो अब आपकी बॉडी एक नॉर्मल बिहेवियर से हट के रिस्पॉन्ड करेगी. उस टाइम जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, दैट नर्वस सिस्टम वुड बी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आमतौर पे स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होता है. स्ट्रेसफुल कंडीशन मैंने आपको बता दिया, आपके सामने शेर आ गया. अब फ्लाइट, फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स है बस. आमतौर पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनेगा? जाहिर सी बात है नर्व्स गैंग्लिया से मिलके बनेगा. तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो नर्व्स बना रही होती है ना, वो आमतौर पे कहाँ से निकलती हैं? वो आमतौर पे थोरैक्स से निकलती है और लंबर पोर्शन से निकलती है. सो इसीलिए कहा यह जाता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ से निकलता है? थोरैको लंबर रीजन से निकलता है. कहाँ से निकलता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ थोरैसिक एंड लंबर नर्व्स बेसिकली. अब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, ये मेजरली क्या कह रहा है आपसे, कि कह रहा है द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस एक्टिविटी दैट आर कैरिड ऑन अ एट लीजर, ऑफन कॉल्ड रेस्ट एंड रुमिनेशन. ठीक है. बेसिकली ये आपकी जो, फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि आपके सामने शेर आया था, अब वो शेर चला गया. अब जितनी भी चीजें हुई थी ना, उस चीजों को रिवर्स करके बॉडी को नॉर्मल कंडीशन पे लाना है, बिल्कुल लाना है. सो उस वक्त जो नर्वस सिस्टम काम करेगा ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा. आमतौर पे ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाने वाली नर्व्स है ना, वो आमतौर पे या तो ब्रेन से निकलती है, सो क्रेनियल पोर्शन से निकलती है, या सैक्रल पोर्शन से निकलती है. सो यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो क्रेनियोसैक्रल है. क्रेनियोसैक्रल का मतलब है क्रेनियल पार्ट से निकलेंगी और सैक्रल नर्व से निकलेंगी. बेसिकली ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है. अब सवाल ये होता है कि भाई सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा. बस याद रखो कि आपके सामने कोई शेर आ गया, अब आपका रिस्पॉन्स क्या होगा. अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपने भागना है, तो अब आपको आपको व्यू क्लियर होना चाहिए कि भाई कहां भागना है. तो आपकी आई में लाइट ज्यादा जानी चाहिए, कम जानी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, लाइट ज्यादा जानी चाहिए. तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? डायलेट. उसके अलावा जब आप कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में आता है तो आपका मुंह सूखने लगता है. स्लाइवा को कोई काम नहीं है, क्योंकि आपके सामने शेर आ गया है. अब आप क्या मस्त बैठ के खाओगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है. उसके अलावा अब आपको भागना है, तो एयर ज्यादा चाहिए, तो ब्रोंकाई को क्या कर दोगे? डायलेट कर दोगे. उसके अलावा भागना है, अब एयर ज्यादा चाहिए, तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है अब आपको हार्ट रेट भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हार्ट रेट भी बढ़ा दोगे. उसके अलावा और क्या करोगे? अब आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा बनानी है ताकि आप भाग सको. अब क्या करोगे आप? जाहिर सी बात है कुछ ऐसे फिनोमेना करोगे जिसकी वजह से क्या हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए. उसके अलावा जीआईटी के बारे में क्या ख्याल है? जीआईटी, क्या डाइजेशन उस वक्त ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, अब आपको लड़ना है तो डाइजेशन का तो कोई काम नहीं है फिलहाल. तो डाइजेशन, स्टमक, पेनक्रियाज और ये तमाम डाइजेशन जो है ना, ये इनहिबिट हो जाएगी. उसके अलावा अगर आपके सामने शेर हो, तो क्या दिस इज द राइट टाइम टू यूरिनेट? नो. तो इस वक्त यूरिनेशन क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी. अच्छा, अब अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेनाइटल इफेक्ट. इस जेनाइटल इफेक्ट को पढ़ने से पहले
अब आ जाता हूँ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। देखो, जो कुछ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हुआ था ना, उसको उलट दो। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब बॉडी नॉर्मल कंडीशन पे आएगी। तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? कंस्ट्रिक्ट। उसके अलावा स्लाइवा, क्या स्लाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ब्रोंकाई कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा। उसके अलावा अब जाहिर सी बात है, अब वो शेर नहीं है, अब आप रेस्ट कंडीशन पे हो तो डाइजेशन होगी। उसके अलावा यूरिनेशन भी होगी, दिस इज द राइट टाइम टू यूरिनेट। अब ये जो जेनाइटल्स है ना, ये जो रिप्रोडक्टिव चीजें हैं, इसको जरा समझना गौर से। देखो, आपके सामने एक शेर हो, तो अब क्या सेक्सुअल रिस्पॉन्स होगा आपकी बॉडी का या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मेल्स टू डू सम सेक्सुअल एक्ट्स। सही है। तो बेसिकली जो इरेक्शन है ना, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने पे नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, दिस इज द रिस्पॉन्स जो आमतौर पे रेस्टिंग कंडीशन में। सही है। तो इरेक्शन आमतौर पे कैसे होती है? जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब इरेक्शन हो गई। अब जो एजैकुलेशन या वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये कब होती है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेस। सो बेसिकली इरेक्शन is promoted by the parasympathetic nervous system, while the ejaculation and the vaginal contraction are actually controlled by the sympathetic nervous system. So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे आके हमारा पैराफ्रल नर्वस सिस्टम हो गया एंड, और हमारा जो नर्वस सिस्टम वाला पार्ट था वो भी एंड हो गया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।